हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम इंडिया एंड लैटिन अमेरिका रिलेशंस कवर करेंगे। आपका टॉपिक नंबर 5 विच इज़ आप जहाँ पर अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका विच इज़ इंडिया इन द ग्लोबल साउथ का पार्ट है, ये टॉपिक आज के सेशन में हम फिनिश करेंगे। तो इंडिया एंड लैटिन अमेरिका को लेकर के ज़्यादातर कहा जाता है दैट दिस इज़ द लास्ट फ्रंटियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। लास्ट फ्रंटियर का मतलब है कि जब पूरी दुनिया को लेकर के भारत की जो विदेश नीति है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके आखिरी में जो चैप्टर आता है या आखिरी में फोकस किया जाता है लैटिन अमेरिका को लेकर के। उसका कारण ये है कि ये भारत है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ लैटिन अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है, दिस इज़ सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला करके बनता है लैटिन अमेरिका। तो भारत में जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है पूरी दुनिया में, यूएस, चाइना और ये सभी कंट्रीज़ को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और लैटिन अमेरिका हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है, या आप कह सकते हैं कि लास्ट फ्रंटियर है। लीस्ट प्रायोरिटी वर्ड मत यूज़ कीजिएगा, ऑफिशियल वर्ड जो है वो लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है। उसका कारण ये है कि लैटिन अमेरिका और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि नज़र के सामने नहीं है, मतलब नेबरहुड में नहीं है, पड़ोसी मुल्क नहीं है या आसपास नहीं है, इसीलिए दिमाग में भी इतना ज़्यादा लैटिन अमेरिका को लेकर के रहता नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए कोई आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर नरेटिव नहीं दिखेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप देखें, देर इज़ नो मेजर डायस्पोरा इन लैटिन अमेरिका। कैरेबियन रीजन्स आपको दिखेंगे जहाँ पर ठीक है कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, लेकिन एज सच वो भी एक कारण है जिसकी वजह से लैटिन अमेरिका पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो लैटिन अमेरिका को लेकर के देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा से ही अच्छे रिलेशनशिप अपनी बाकी सब दुनिया के साथ में रखी है, चाहे वो ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नॉर्थ अमेरिका हो। बट व्हेन इट कम्स टू लैटिन अमेरिका, यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, दैट हैज़ नॉट बिन डेवलप्ड मच। उसका कारण ये है कि भारत से बहुत जगह माइग्रेशन हुआ है, ज़्यादातर तो नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखेगा, यूएस में एंड कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। लेकिन इस साइड पे, इस एरिया में, लैटिन अमेरिका में माइग्रेशन ज़्यादा हुआ नहीं है, और यही कारण है कि कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअल डिफरेंसेस भी आपको दोनों ही देशों के बीच में बहुत दिखेंगे। मैं लैटिन अमेरिका को एज अ रीजन यहाँ पर कवर कर रही हूँ, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर मेजर आपके जो कंट्रीज़ आते हैं उसमें ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसे कंट्रीज़ आते हैं। मेक्सिको भी लैटिन अमेरिका का ही पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं तो इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। आने वाले समय में बहुत पोटेंशियल है, स्पेसिफिकली तब जब भारत की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत अच्छी मार्केट हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। तो 2018 के डेटा के अकॉर्डिंगली अगर कंबाइंड जीडीपी आप देखेंगे तो आपको 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स की यहाँ पर मिलेगी, भारत और लैटिन अमेरिका के मिला करके अगर देखा जाए, विच मीन्स इट इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो लैटिन अमेरिका एंड इंडिया बोथ हैव अ सेंस अबाउट ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पता है एक दूसरे के बारे में कि ठीक है, इंडिया है, ग्लोबल स्टेटस राइज कर रहा है उसका, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो कि अभी भी इनके दिमाग में जो एक होता है ना सेटअप, तो वो अभी भी बनाना ज़रूरी है। मतलब अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना चाहिए संबंध अपने और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रल एशिया को लेकर के भी भारत सरकार ने रिसेंटली ही जो है 10 साल पहले आप कह सकते हैं, लगभग 2012 में अपनी ऑफिशियल पॉलिसी लॉन्च की। वैसे ही हमने लास्ट क्लासेस में देखा कि अफ्रीका को लेकर के भी जो भारत की पॉलिसी है ऑफिशियल तौर पे, वो 2000 आप देखेंगे कि 18 के आसपास जो है ऐसे 10 प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो वहाँ पर आई। तो अल्टीमेटली लैटिन अमेरिका को लेकर के अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है।
तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जिस पे अभी भी काम किया जा सकता है. दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बाकी लैटिन अमेरिका को लेकर के वी हैव फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ऑल्सो. तो जब लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है तो ये कौन कहता है? वी हैव ए एन रे. जो ए एन रे हैं वो ये कहते हैं कि लैटिन अमेरिका जो है दैट इज़ द लास्ट फ्रंटियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो इनका आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि जोग्राफी इज़ नॉट द इशू जो भारत और लैटिन अमेरिका को एक दूसरे के साथ में इंगेज करने से रोक रही है. द प्रॉब्लम इज़ साइकोलॉजी, यानी कि दिमाग से ही अगर आप उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं मानोगे तो फिर वो चीज़ आप जोग्राफिकली डिस्टेंस जो है वो तो फिर बढ़ ही जाएगा. कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाइना को देखें तो चाइना तो भारत से और भी दूर है, तो लैटिन अमेरिका और चाइना के बीच का गैप तो और भी ज़्यादा अलग है. बाकी स्पिरिचुअल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस चाइना के तो बहुत ही अलग हैं. तो फिर भी उसके बावजूद चाइना की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है लैटिन अमेरिका में. यहाँ पर लैटिन अमेरिका में इनफैक्ट आपको चाइना टाउन्स भी दिखेंगी जहाँ पर जो है काफ़ी ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है आपको दिखेगा. चाइना के काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ आपके मार्केट में आज भी बिकते हैं. तो इसका मतलब यही है कि इशू जोग्राफी का नहीं है, इशू साइकोलॉजी का है. ठीक है, और वो इसीलिए अपना जो माइंड है वो मेकअप करने की ज़रूरत है अगर हमें यहाँ पर संबंध जो है लैटिन अमेरिका के साथ में अपने मजबूत करने हैं. ठीक है, तो लोग ज़्यादातर यही मानते हैं क्योंकि जोग्राफिकली क्लोज नहीं है, इसी वजह से इंडिया और लैटिन अमेरिका जो है they have they have not been engaging so much. लेकिन आप देखेंगे कि दोनों ही कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका को मैं एज अ कंट्री अभी रेफ़र कर रही हूँ, इट इज़ द रीजन. तो अगर आप लैटिन अमेरिका को देखें या इंडिया को देखें, दोनों का ही शेयर्ड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री है. इसका मतलब ये है कि एक समय पे लैटिन अमेरिका जो है ये भी डीकोलोनाइजेशन यहाँ पर हुआ है. इसका मतलब है कि कॉलोनाइजेशन था, ये भी कॉलोनी हुआ करती थी भारत की तरह. तो वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, ये कॉमनैलिटी हमें देखने को मिलती है. क्योंकि लैटिन अमेरिका में भी काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, बहुत सेंचुरीज़ तक उन्होंने भी रूल किया है यहाँ पर, और इंडिपेंडेंट कंट्री बनना स्टार्ट हुआ ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. हालांकि यहाँ पर भी सेम आपको अफ्रीका वाला केस ही दिखेगा कि अपनी इकोनॉमी ओपन करने के बावजूद भी आपको इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. तो जो हम कॉन्सेप्ट नहीं बोलते डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने कहा था अबाउट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, वो एक्चुअली में लैटिन अमेरिका के लिए भी वैलिड है. इसका मतलब यही है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अभी उसका इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इन कंट्रीज़ का एक लिमिटेड फॉरेन पॉलिसी एजेंडा भी होता है. तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ऐसा कि हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि लैटिन अमेरिका इम्पॉर्टेंट है, उसके बियॉन्ड भी हम कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अफ्रीका भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही अगर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करना है तो लैटिन अमेरिका उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो वेनेजुएला से भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमारी ज़्यादातर डिपेंडेंस जो है वो वेस्ट एशिया पे है. लेकिन व्हाट इफ़ आने वाले समय पे वेस्ट एशिया में हमारी डिपेंडेंस जो है, सपोज़ कीजिए कि वेस्ट एशिया वैसे भी क्राइसिस में है, तो मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से, वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से कल को हमारी ऑयल एंड गैस की सप्लाई यहाँ से रुक जाती है. तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि हमें दूसरी जगहों से एटलीस्ट जो है वो ये ऑयल एंड गैस का सप्लाई आ जाएगा, चाहे वो अफ्रीका हो और उसी में एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी आती हैं. राइट, सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. दूसरा ये है कि यहाँ पर भी चाइनीज़ प्रेजेंस है, उसको काउंटर करने के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें, शुरुआत में जो पॉलिटिकली हमारा एंगेजमेंट इनके साथ में होना शुरू हुआ उसमें कॉमन ग्राउंड बहुत ही कम थे. जैसे बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ में बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं
जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि दोनों ही कंट्रीज़ आपस में इंगेज करते हैं। लेकिन कॉमन ग्राउंड कम होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे चाहे ग्लोबल थ्रेट्स को मैनेज करने की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाने की बात हो। ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे दोनों ही पार्टीज़ अग्री करती हैं, दोनों ही पार्टीज़ बिलीव करती हैं कि चीज़ें यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। तो आज के समय पे अगर भारत की तरफ से देखोगे तो काफ़ी सारे लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज़ है जहाँ पर भारत ने अपनी एम्बेसीज खोली हुई हैं। एट द सेम टाइम भारत जो है ब्राज़ील, मेक्सिको एंड अर्जेंटीना के साथ में पार्टिसिपेट करता है G20 फोरम में। तो वो एक प्लेटफॉर्म की तरह इनको मिलता है जहाँ पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में इंगेज किया जा सके, बायलेटरली डायलॉग यहाँ पर किया जा सके। एट द सेम टाइम जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं उनकी अपनी कम्युनिटी है, उनके अपने सब रीजनल फोरम्स हैं, वहाँ पर भी भारत को इनवाइट किया जाता है इंगेज करने के लिए। बाकी आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हमको वहाँ पर मदद कर सकती हैं। इसके अलावा जब भी बात होती है अफ्रीकन फोरम समिट जैसे है अफ्रीका का, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में भी यहाँ पर एंगेज किया जाता है थ्रू सच प्लेटफॉर्म्स, थ्रू सच फोरम्स। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का हमको सपोर्ट मिलेगा तो NSG की मेंबरशिप, क्योंकि कुछ ऐसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो NSG के मेंबर्स हैं, जैसे अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ देम। तो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर बहुत कॉमन ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। हालांकि पॉलिटिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो आपको प्रिपेयर करते हुए इसको ध्यान में रखना चाहिए। खैर, तो चैलेंजेस क्या हैं अगर देखें तो की चैलेंजेस जब भी बात आती है इंडिया एंड लैटिन अमेरिका रिलेशंस की, तो सबसे पहले तो जोग्राफिकल डिस्टेंस की बात की जाती है कि भाई कहाँ लैटिन अमेरिका और कहाँ इंडिया, तो जोग्राफिकली बहुत दूर है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी आती है क्योंकि वो डायरेक्ट एयर फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। दूसरा, इसके अलावा चैलेंजेस अगर आप देखें, बहुत सारे डिप्लोमेट्स का कहना है, जैसे वी हैव डी भोजवानी, एक्स डिप्लोमेट हैं, ये कहते हैं कि जोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो मुद्दा नहीं है। इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद US ऑल्सो, जबकि US और कनाडा भी डिस्टेंस वाइज अगर देखेंगे तो बहुत दूर है। तो प्रॉब्लम इज़ नॉट जोग्राफी, जैसे AN रे ने भी कहा कि प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, प्रॉब्लम है कि ये हमारे लास्ट फ्रंटियर पे आता है। तो इन थिंकर्स को आप जो है कोट कर सकते हैं व्हेनेवर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन लैटिन अमेरिका एंड इंडिया रिलेशंस। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, इंडियन डायस्पोरा का इशू, यहाँ पर ज़्यादा इंडियन लोग नहीं हैं। बाकी एक और मुद्दा है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे वेनेजुएला में देखोगे क्राइसिस वगैरह आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलेगा। बार बार जो है जिस भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पर आपको पता है कि ट्रेड या ये सब चीज़ें करने में मुश्किल आती है, राइट। एट द सेम टाइम कोई ऐसा भी नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका की वो बार बार जो है एक दूसरे के साथ में इंगेज करें। तो लैक ऑफ एंगेजमेंट इसलिए भी है क्योंकि इश्यूज भी नहीं है दोनों के बीच में इतने, क्योंकि जोग्राफिकली दे आर वेरी फार अवे। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट what are the reasons for weak economic linkages with this region, तो इसमें भी आप डायस्पोरा की बात कर सकते हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस की बात कर सकते हैं कि पैसा भी बहुत लगता है, ये भी कारण है कि इकोनॉमिकली या ट्रेड वाइज इतना नहीं होता है। बाकी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंपैरेटिवली बहुत स्लो है। लैंग्वेज बैरियर भी एग्जिस्ट करता है इन कंट्रीज़ में, जैसे मेक्सिको में स्पेनिश बोली जाती है, ब्राज़ील में पोर्चुगीज़ बोली जाती है, तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है यहाँ पर वो डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है, मतलब अगर इकोनॉमिकली आप इनके साथ में इंगेज करना भी स्टार्ट करें तो ऐसा भी नहीं है कि सारी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है और वहाँ पर आप बिजनेस कुछ करें, तो दे आर डिस्पर्स्ड
डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है, दूर दूर है, इसीलिए भी अगर इकोनॉमिक लिंकेजेस बनाने भी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल लिंकेज इतना कुछ खास नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि दोनों ही पार्टीज़ को कॉलोनाइज किया गया था, और या फिर हम कह सकते हैं कि आज के समय पे नाम का मेंबर है। इसके अलावा तो कोई ऐसा हिस्टोरिकल लिंकेजेस नहीं है कि एंशियंट टाइम में ट्रेड होता था, या फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली यहाँ से कोई आया और मतलब इन्वेजन करने की कोशिश की, या इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ कैसे है? बेसिकली कोल्ड वॉर के समय पे ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं था दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, लेकिन नाम के थ्रू इंटरैक्शन बढ़ा, और वो भी ऐसे कि डीकोलोनाइजेशन को भारत वहाँ पर सपोर्ट करता था। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई ऐसा डीप पॉलिटिकल एंगेजमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, और 1970 के बाद से तो भारत रशिया के साथ में ज़्यादा एंगेज करने लगा, और 1970 के दशक के बाद जब इंदिरा गांधी पावर में आई तो भारत की पॉलिसी ग्लोबल होने की बजाय रीजनल पॉलिसी फॉलो करने लगे, बिकॉज भारत उस समय पे इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी हुआ भी करता था, राइट। तो 1991 में ही भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, उससे पहले ऐसा नहीं था। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी पे फोकस करना शुरू किया, 91 में सार्क पे फोकस करना शुरू किया, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर भारत की डिपेंडेंस वेस्ट एशिया पे रहती थी, तो लैटिन अमेरिका के साथ में इतना खास यहाँ पर देखा नहीं गया। तो जैसे अफ्रीका में हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर ने ही रोल प्ले किया था मेनली, और गवर्नमेंट के अटेंशन यहाँ पर लेकर गए, बिल्कुल वैसे ही लैटिन अमेरिका को लेकर के भी प्राइवेट सेक्टर ने ही लीड ली और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशनशिप अपना स्टार्ट किया। अब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मेजर प्लेयर जैसे इंडिया से अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बजाज है। तो बजाज आपको पता है इज़ अ कंपनी, स्कूटर एंड ये बाइक्स वगैरह बनाते हैं, तो इन्हीं की जो ऑटोमोबाइल्स हैं ये लैटिन अमेरिका में भी बेचे जाते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये पूरे लैटिन अमेरिका में है। देखिए भारत की जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनकी बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस वजह से जो है अफोर्डेबल हो जाती हैं ये मेडिसिन, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ प्रेफर करती हैं जेनरिक मेडिसिन को भारत की ओवर द ब्रांडेड मेडिसिन ऑफ यूएसए। बाकी एक और भी चीज़ है कि लैटिन अमेरिका में यूएसए का डोमिनेंस बहुत रहा है, राइट। तो ये भी एक कारण है कि बाकी सब इंगेजमेंट यहाँ पर थोड़ा कम भी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी इंडस्ट्री ऑल्सो हैव एस्टैब्लिश्ड देयर बेस देयर। देन अगर आप देखें तो इसके अलावा ट्रेड को लेकर के भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉइंट इस कि प्राइवेट सेक्टर पहले यहाँ पर गया, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं गया। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव का मतलब होता है कि फ्लैग जो है वो पहले पहुँच जाता है, यानी कि सरकार पहले एंगेज करती है और बाद में बिजनेसेस वगैरह भी एंगेज करने लगते हैं। पर यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ पहले प्राइवेट सेक्टर ने इनके साथ में ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके बाद फ्लैग आया है। फ्लैग आया है मतलब उसके बाद सरकार के लेवल पे एंगेजमेंट होना शुरू हुआ, इसीलिए कहा जाता है फ्लैग फॉलोड द ट्रेड इन केस ऑफ लैटिन अमेरिका। अफ्रीका के साथ भी सेम हुआ है। सेम इज विद अगर आप देखें सेलेक्ट कम्युनिटी को, सो व्हाट इज दिस सेलेक्ट? SCELAC। सेलेक्ट इज नथिंग बट कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स। तो 2012 में इनके साथ पहली समिट जो है वो की गई। इससे आपको पता चलेगा कि 2012 में पहली समिट हुई है, इसका मतलब है कि बहुत ही ताज़ा ताज़ा हमारे जो रिलेशंस है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए हैं, और हमने इंगेजमेंट बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका का एक पैसिफिक अलायंस है, वहाँ पर भारत का ऑब्जर्वर स्टेटस है, मर्कोसर है। दिस इज़ जैसे यूरोपियन यूनियन है, ट्रेड और कस्टम यूनियन टाइप का उनका अपना होता है, बिल्कुल वैसे ही लैटिन अमेरिका में मर्कोसर है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नाम बस आप याद रखिएगा। इस पर मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आज सच, बट आपको नाम पता होना चाहिए इन केस अगर ओवरऑल रिलेशनशिप आपको लैटिन अमेरिका की आती है तो आप ये एग्जाम्पल वहाँ पर यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इज़ दिस कि कैसे लैटिन अमेरिका अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भारत की कौन कौन सी चीज़ों को बेसिकली वो सर्व कर सकता है, किस पर्पस को
आप कह सकते हो फुलफिल कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट रहे हैं। तो भारत चाहता है अपने एनर्जी प्रोक्योरमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना, यानी कि हमें एक रीजन पे डिपेंड ना होना पड़े ऑयल एंड गैस के लिए। अगर जैसे वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व अगर देखेंगे, इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और आज के समय पे लैटिन अमेरिकन कंट्री से भारत 10 to 15% ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। फिर एक पॉइंट जो आपको मैंने अफ्रीका में भी बताया था, विच इज़ अबाउट द फूड सिक्योरिटी, तो वही चीज़ आप यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर भी सोच रहे हैं कि ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो लैंड है, यहाँ पर लैंड सरप्लस में है, फर्टाइल भी है, सब कुछ अच्छा है, तो लीज पे लिया जाए और फूड सिक्योरिटी के लिए भारत की बहुत अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सोया ऑयल इंपोर्ट करते हैं, राइट, और मलेशिया एंड इंडोनेशिया इसमें ज़्यादातर बिग प्लेयर्स हैं करंटली। तो फूड सप्लाईज यहाँ से आ सकती हैं जो भारत के मार्केट को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ कॉपर एंड लिथियम। जो चिली एंड पेरू कंट्रीज़ हैं यहाँ की, इनके पास में वर्ल्ड का लिथियम एंड कॉपर का बहुत ही लार्ज रिजर्व है। और जैसे भारत ने अफ्रीका के साथ में किया है, बिल्कुल वैसा ही भारत लैटिन अमेरिका के साथ में भी इंगेजमेंट कर सकता है सिमिलर स्टांस पे। डिप्लोमेट जो भोजवानी हैं वो इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमारी जो इंगेजमेंट होगी वो इसी तरीके से होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज़ की आप बात कर सकते हो कि भारत यहाँ से एनर्जी या मेटल या इस तरीके की चीज़ें जो है प्रोक्योर कर सकता है। बाकी इंडियन आईटी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आईटी कंपनीज ऐसी हैं विच करंटली एम्प्लॉयज 25,000 लैटिन अमेरिकन एम्प्लॉयज़। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेड अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल है $100 बिलियन तक पहुंचने का इन फ्यूचर। अभी जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $22 बिलियन है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, चाइना यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चाइना का ट्रेड अगर देखेंगे तो नंबर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, 170 to 200 बिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा चाइना ने यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे चाइना ने यहाँ पर प्रपोज किया दैट दे विल कंस्ट्रक्ट द निकारागुआ कैनाल। हालांकि ये प्रोजेक्ट बाद में अबैंडन कर दिया गया, लेकिन भारत क्योंकि डेमोक्रेटिक इन नेचर है तो हमेशा ही भारत को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा और भारत को यहाँ पर चाइना के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चाइना की प्रेजेंस के चलते, तो आपको पता है चाइना एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और ये सब फॉलो नहीं करता है, सो दे नो द रियलिटी अबाउट चाइना, राइट। सो ऐसे में भारत को इसीलिए इनवाइट किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि भारत का जो ग्लोबल स्टेटस है या जिस भी हिसाब से राइज कर रहा है वॉइस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के फॉर्म में भी, तो वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। जेनरिक मेडिसिन को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इसके अलावा दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जो सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को साथ में लाने का काम करती है और भारत के साथ इनकी पहली समिट हुई 2012 में। इसके अलावा भारत यहाँ पर नेगोशिएट कर रहा है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को मर्कोसर ग्रुप के साथ में। अभी मर्कोसर में मेजर कंट्रीज़ कौन सी हैं? वी हैव ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड यूरुग्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भारत का ऑब्जर्वर स्टेटस है पैसिफिक अलायंस में। पैसिफिक अलायंस में ये सारी कंट्रीज़ हैं और ये सब मैं आपको ऑलरेडी मतलब पॉइंटर के फॉर्म में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स। बाकी एरोस्पेस सेक्टर या न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी इंगेजमेंट जो है इनके साथ में होता है। अच्छा, एक फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो भारत सोया ऑयल यहाँ से इंपोर्ट करता है, अर्जेंटीना से इंपोर्ट किया जाता है समवेयर अराउंड $2 बिलियन का। तो जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे, ये जो कंट्रीज़ हैं दीज आर द लार्जेस्ट सोया प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो लैटिन अमेरिका जो है इसीलिए इंडिया को हेल्प कर सकता है कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया पे लैटिन अमेरिका की डिपेंडेंस है वो एक्चुअली में कम हो सकती है। तो अगेन वो भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया जो है अपनी टर्म्स पे प्राइस रखते हैं सोया ऑयल का। तो डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। दैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ये जो कंट्रीज़ हैं, बिकॉज दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉम्पिटिशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन,
रादर आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में देख सकते हो कि भारत में जब भी ऑफ सीज़न आता है तो उस समय पे यहाँ से मतलब फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो लिए जा सकते हैं, बिकॉज इन द सदर्न हेमिस्फेयर इट इज़ देयर एंड उस समय पे यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे उगते हैं, राइट। फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो लैंड लीज वाला पॉइंट भी, क्योंकि साउथ अमेरिका में फर्टाइल लैंड बहुत है, अबंडेंट वाटर है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस सब यूज़ करके जो है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि इतना पोटेंशियल है कि एग्रीकल्चर में और ज़्यादा लैंड जो है उसके अंदर ली जा सकती है और एक्स्ट्रा 500 मिलियन लोगों के लिए भी फूड जो है यहाँ से प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा लैटिन अमेरिका का मैप देख लेते हैं। सो ऊपर ये इसमें मेक्सिको एंड वो सब यहाँ पर मेंशन नहीं है, दिस इज़ ओनली साउथ अमेरिका का मैप। लाइक आई सेड कि साउथ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका, अगर इनको आप जोड़ दें तो ये बन जाता है लैटिन अमेरिका, right? So Latin America is generally understood to consist of the entire continent of South America in addition to Mexico, Central America and the islands of Caribbean, ये सारे लैटिन अमेरिका में आते हैं। पॉपुलेशन अगर आप इनकी देखेंगे तो 652 मिलियन पीपल ओनली, राइट। तो यानी कि पूरा मिला करके भी 65 करोड़ लोग मिलेंगे आपको। जीडीपी अगर टोटल देखेंगे तो 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, ब्राज़ील की जिसमें 1.6 के आसपास है। इंडिया के साथ में जो ट्रेड होता है वो मैंने आपको बता दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 22 बिलियन डॉलर्स। यूएसए के साथ में इनका ट्रेड ज़्यादा होता है, 217 बिलियन डॉलर्स का। चाइना के साथ में माना जा रहा है कि 2035 तक आते आते 315 बिलियन हो जाएगा, और फिर आगे जाकर अब 315 बिलियन हो चुका है। द नंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, चाइना के साथ में जो पहले मैंने आपको बताए थे 18-19 का डेटा है, तो काफ़ी बढ़ चुका है। एट द सेम टाइम प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंगली 2035 तक आते आते ये 700 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा, जो अपने आप में बताता है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। अगर भारत यहाँ पर ट्रेड करता है तो भारत के प्रोडक्ट्स यहाँ पर इन मार्केट्स में अगर एक्सेस कर पाते हैं तो भारत को भी यहाँ से काफ़ी मुनाफा होगा। बाकी चाइना की अप्रोच क्या है, चाइना ऑब्वियसली यहाँ पर यूएसए को सरपास करना चाहता था, क्योंकि यूएसए एक समय पे जो है इसका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, तो ऐसा पॉसिबल भी हुआ। तो आप यही देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो लैटिन अमेरिका का टोटल ट्रेड है चाइना के साथ में इन द ईयर 2000 से लेस देन 2% हुआ करता था, लेकिन प्रोडिक्शंस है 2035 तक आते आते 25% का पूरा जो ट्रेड होगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का वो चाइना के साथ में हो रहा है। बाकी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ नंबर्स हैं कि भारत के साथ इतना पोटेंशियल है कि 100 बिलियन डॉलर्स तक ये पहुंच सकता है आने वाले सालों में, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसे प्रोडिक्शंस हैं कि भारत यहाँ पे आने वाले समय पे अपने फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ा देगा, वो एक फ़ायदा हो जाएगा। मोटरसाइकिल की यहाँ पे से बहुत डिमांड आती है, तो भारत की कंपनीज़ यहाँ पर मोटरसाइकिल्स जो हैं एक्सपोर्ट कर सकती हैं। कोविड के समय पे हालांकि काफ़ी इश्यूज यहाँ पर रहे हैं। एट द सेम टाइम चाइना यहाँ पर है तो उनके साथ compete हमें करना पड़ता है, बट ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी जो है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्कोप है। ठीक है, बाकी इंपोर्ट आप ये देख ही लीजिएगा, मेन इंपोर्ट के आइटम्स हैं जो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉपर हो गया, मशीनरी, वुड, आयरन एंड स्टील, रॉ शुगर एंड प्लास्टिक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें मेन इंपोर्ट आइटम्स में आती हैं। ठीक है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात की जाए तो सोर्सेज क्या हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट के, वेनेजुएला से आता है, मेक्सिको से भी लेते हैं, ब्राज़ील से भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गोल्ड इंपोर्ट सोर्सिंग ऑल्सो, पेरू से, बोलिविया से, इन सभी कंट्री से हम गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मेनली यहाँ पर ऑयल एंड गैस का आप याद रखिएगा, एंड आपको जैसे फूड सिक्योरिटी का मैंने बताया सोया का, तो दैट समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं,
तो एक्सपोर्ट यहाँ पर मेनली जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपको यहाँ पर हाईलाइटिंग दिखाने हैं, ठीक है। बाकी मर्कोसर जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आप बात कर सकते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। वी हैव पैसिफिक अलायंस, वी हैव काफ्टा ऑल्सो। काफ्टा इज सेंट्रल अमेरिका प्लस बाकी सारी जो कंट्रीज़ होती हैं दे हैव देयर ओन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ, ठीक है। बाकी कार एक्सपोर्ट, मोटरसाइकिल्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट मेनली आपको वही है कि मुद्दे याद रखने हैं। और मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे वो सारे हैं जो हमने अफ्रीका में पढ़े थे। काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि ओवरलैपिंग है मामला यहाँ पर, ठीक है। बस ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप दीपक भोजवानी को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। एम्बेसडर दीपक भोजवानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही राइट्स ऑन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका रिलेशंस, ठीक है। तो मेनली तो यही है सारे मुद्दे, मतलब जो मैंने आपको बताए हैं, दीज थिंग्स आर देयर। अब एग्जाम्पल के तौर पे फार्मास्यूटिकल को लेकर के इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स टू दिस। सो दिस इज़ समथिंग। सर्विस एक्सपोर्ट्स में टीसीएस का यहाँ पर एनुअल टर्नओवर इतना है, या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे तो एग्रोकेमिकल्स एंड न्यू सीड वैरायटीज़ वगैरह भी यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, राइट। तो ये सारी कंपनीज़ हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी फैक्चुअल फॉर द पर्पस ऑफ द स्लाइड्स आई यूज दिस, बट नोट्स में आपका जो काम का है, जो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वही मेनली रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर डिप्लोमेट्स के व्यू पॉइंट देखे जाएं इंडिया एंड लैटिन अमेरिका रिलेशंस पे, तो बिजनेस विद लैटिन अमेरिका आर्टिकल लिखा है एम्बेसडर आर विश्वनाथन ने एंड दीपक भोजवानी ने, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। तो ये यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से ये रीजन जो है काफ़ी स्टेबलाइज हो चुकी है। सो यहाँ पर एक समय पे हुआ करता था जब बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जाती थी। तो ही सेज दैट देर आर नो मोर सच कॉन्फ्लिक्ट्स और कूप्स। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, बट फिर भी मार्केट में काफ़ी स्कोप है लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपोर्ट टू इंडिया। ऐसी कंट्रीज़ हैं जो भारत में भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती हैं और चाहती हैं कि भारत से भी इन्वेस्टमेंट जो है इन कंट्रीज़ में जाए। जैसे अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट होता है बिल्कुल वैसे ही। बाकी जब आप यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी ITEC प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। देन कहा यही जाता है कि डिस्टेंस देखिए मैटर नहीं करता है। ब्राज़ील के साथ में अगर आप ट्रेड देखेंगे तो हमारा वो ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन दैट वी हैव विद कनाडा और रशिया और श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इसके अलावा रिलायंस जो है दैट ब्रिंग्स क्रूड ऑयल फ्रॉम ब्राज़ील, और डीज़ल जो है यहाँ पर प्रॉफिट के लिए वापस भेजती है। तो ट्रेड हमारा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। तो ये थिंकर्स आपके जो दीपक भोजवानी हैं ये कहते हैं कि हाईएस्ट शेयर जो इंडियन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का है वो लैटिन अमेरिका का ही है, राइट। तो लैटिन अमेरिका में 19%, 29% जो भारत के मोटरसाइकिल जो एक्सपोर्ट की जाती हैं यहाँ पर की जाती हैं। बाकी फार्मा कंपनीज़ हैं, अफोर्डेबल है भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू जो हैं फ्रेश फ्रूट्स भेजा करती हैं इंडिया में। दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव बट कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि भारत का उस समय पे ऑफ सीज़न चल रहा होता है। फिर मेन इंपोर्ट आइटम हमारा क्रूड ऑयल है, 98.6%। जो हमारा सोया ऑयल है वो अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम साउथ अमेरिका। अपार्ट फ्रॉम दैट 50% कॉपर इंपोर्ट यहाँ से होता है। इंडिया गोल्ड भी इंपोर्ट करता है। लैटिन अमेरिका जो है ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस की तरह इमर्ज हो रहा है। लैंड फर्टाइल है, अबंडेंट वाटर है, बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं, वही सारी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। It's just that I am just consolidating it in the form of slides. बाकी लैटिन अमेरिका हैज़ इन अबंडेंस, स्पेसिफिकली वो चीज़ें जो भारत में कमी है जिस चीज़ की, लैटिन अमेरिका के पास में वो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज़ की फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। इंडिया को यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस फॉर बिजनेस इन साउथ एशिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। अब जैसे OLX है, विद अर्जेंटीनियन को फाउंडर, तो उसके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो।
तो एट द एंड आप यही कहोगे कि लैटिन अमेरिका इज़ क्लोजर टू इंडिया देन यू थिंक, राइट। देन वी हैव आर विश्वनाथन, ये कहते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर के, तो ये कहते हैं कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में हम बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट का स्कोप बहुत है इन सब सेक्टर्स में, लेकिन चैलेंजेस भी हैं कि कुछ जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी ग्रोथ स्टैगनेंट है और प्रिडिक्टेड ग्रोथ जो रेट है जीडीपी की वो काफ़ी कम है। बाकी लोकल करेंसी डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है और ऑयल प्राइसेस लोअर्ड, ये वाला पॉइंट भी है चैलेंज करने वाला, राइट। उसका कारण ये है कि दिस रीजन होल्ड्स लाइक 1/5 ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल रिजर्व्स, तो क्रूशल तो है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। बाकी शेल ऑयल गैस जो है उसका भी काफ़ी लार्ज रिजर्व यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हम रन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी अगर सपोज कीजिए कि प्रोड्यूस कर पाते हैं तो उससे भी पैसा कमाया जा सकता है, इन्वेस्टिंग इन दोज एरियाज इन लैटिन अमेरिका। बाकी मिनरल्स ये हो गए, बोलीविया के पास में लिथियम का हाईएस्ट लार्जेस्ट रिजर्व है। देन अर्जेंटीना और ये सभी कंट्रीज़ का काफ़ी पोटेंशियल है फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही सब चीज़ें देखिए आप कि बार बार जो हैं वही पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, वेदर इट इज़ आर विश्वनाथन और वी हैव दीपक भोजवानी, राइट। तो यही है, आपको यही सब एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने हैं और एस्टिमेट यही था कि $100 बिलियन तक जो है 2025 तक इसको ट्रेड को पहुँचाना है, राइट। बाकी हिस्ट्री समथिंग विच आई विल से कि एक समय पे काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, आज के समय पे आई विल नॉट से। बाकी दीपक भोजवानी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन इट कम्स टू भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं 2016 में मेक्सिको गए थे और वहाँ पर जो मेक्सिको के साथ में हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस थे उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया। और मेक्सिको अगर आप देखोगे तो हमारा मेक्सिको के साथ में बढ़िया ट्रेड होता है, इतना तो हमारा म्यांमार के साथ नहीं हो रहा है, जबकि वो हमारे बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल लगा हुआ ओपन बॉर्डर है हमारा और डायरेक्ट नेबर है, उसके बावजूद इतना ट्रेड नहीं होता है जितना हमारा मेक्सिको के साथ में होता है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हाईलाइट करने वाली है। बाकी वही है कि चाइना का एक्सपेंशन को यहाँ पर काउंटर करना है मेनली। बाकी साउथ साउथ कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इब्सा जैसा फॉरम को यूज़ किया गया है एक समय पे जहाँ पर इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो है आपस में एंगेज करते थे। अब इसका ये था कि इब्सा और नाम में काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि दोनों ही, नाम भी चाहता था कि जो साउथ की कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो आपस में एंगेज करें, क्योंकि नॉर्थ साउथ डायलॉग फेल हो गया था। तो ये जो इब्सा फॉरम है, इब्सा इज सीन एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स यशवंत सिन्हा उस समय पे। तो इब्सा को 2003 में बनाया गया था और यही था कि क्योंकि डेवलप्ड कंट्री साथ नहीं दे रही थी, दोहा राउंड में भी काफ़ी नेगोशिएशन हुआ, कुछ आउटकम नहीं निकला, तो उस समय पे जो 3 मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज़ थी ग्लोबल साउथ की, दैट इज़ साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इंडिया, इन्होंने सोचा कि हम साथ में मिलकर के एक दूसरे के साथ में काम करते हैं और जो भी हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से डेवलपमेंट को लेकर के पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि नाम के काफ़ी एजेंडा जो आपको दिखे डेवलपमेंट के या साउथ साउथ कोऑपरेशन के, वो इब्सा में भी लाए गए। लेकिन आगे जा कर के इब्सा को हाईजैक कर लिया गया। कैसे? बाद में आ गया, चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक मूव अपनी चली और चाइना ने इब्सा के जगह जो है आप देखेंगे कि ब्रिक जो है आगे आया, राइट, और फिर ये ब्रिक्स बन गया। तब आप देखेंगे इब्सा में इंडिया था, ब्राज़ील था, एट द सेम टाइम साउथ अफ्रीका था, वहीं पर अब रशिया आ जाता है और चाइना आ जाता है। तो जब ये 5 कंट्रीज़ आ जाते हैं तो इब्सा का कोई एसेंस नहीं रहता है, मतलब उसका अपना कोई एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ मिलकर के डायलॉग करती थी, वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहा। इसलिए कहा ये भी जाता है कि बिकॉज ऑफ ब्रिक्स कमिंग टू यू नो इन द पिक्चर, इब्सा जो है इट हैज़ बिकम इररेलेवेंट। तो कभी कभी ये भी होता है कि इब्सा को लेकर के बोला जाता है, कंपेयर किया जाता है कि नाम ज़्यादा बेहतर है या इब्सा ज़्यादा बेटर है।
तो उसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि इब्सा जो है वो नाम का ही स्मार्ट वर्जन है। तो इब्सा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इब्सा जो एक फॉर्म है वो जियो इकोनॉमिक एंगल से भी है, और आपको पता है कि प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है दैट इज़ इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। इकोनॉमी के अराउंड ज़्यादातर रहता है, जबकि नाम जो है उसका लॉजिक जियो पॉलिटिक्स पे है, जियो इकोनॉमिक्स पे नहीं है, ठीक है। अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा बेस्ड ना होकर के वो पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे ज़्यादा बेस्ड रहता है। तो वो वाला एंगल यहाँ पर आ जाता है कि ब्रिक्स, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोइंसिडेंस से आया है। गोल्डमैन शास के एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनेल, उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी दी थी, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2050 तक आते आते, दिस इज़ नॉट 2030, दिस इज़ 2050, 2050 तक आते आते जो हैं ये कंट्रीज़ होंगी जो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है शेयर 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इन्होंने सोचा अच्छा ऐसा है तो अभी से हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो वहाँ से फिर इनका काम शुरू हुआ और समिट लेवल पे फिर ये लोग काम करने लगे 2009 से। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले इब्सा का आइडिया था, बाद में ब्रिक्स आ गया, ब्रिक था फिर ब्रिक्स बन गया और उसने टेक ओवर कर लिया पूरे एजेंडा को, राइट। तो इस एंगल को भी आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। एंड इब्सा को लेकर के जो है, ब्रिक्स को लेकर के भी वी हैव थिंकर्स लाइक वी हैव राजीव भाटिया जो कहते हैं ब्रिक्स को लेकर के कि आज के समय पे ब्रिक्स चाइना के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि चाइना ने डोकलाम का स्टैंड ऑफ भी जो 2017 में हुआ था वो ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से। वाई? क्योंकि चाइना यहाँ पर सॉलिडारिटी दिखाना चाहता है व्हेन इट वांट्स टू काउंटर द यूएस हेजीमनी बेसिकली। तो और इंडिया को अपीस करने के लिए चाइना ने बहुत सारे ऐसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका नाम भी जो है ब्रिक्स डिक्लेरेशन में इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली इट वाज रेडी टू डू दैट। तो ये वो चीज़ है कि राजीव भाटिया इसलिए कहते हैं अबाउट ब्रिक्स। तो आप जब भी यहाँ पर बात करें, बिकॉज ब्राज़ील इज़ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, इसीलिए इब्सा और ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की या समिट लेवल पे ये जो फॉरम्स हैं इनकी बात यहाँ पर की गई। बट ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंस उस हिसाब से एक आपको ये हो सकती है कि लैटिन अमेरिका पे ओवरऑल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली मर्कोसर या उसके अंदर होने वाले जो मेन कोर मुद्दे हैं जैसे, आई थिंक उन पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी यहाँ पर। बाकी दिस इज़ इट फॉर लैटिन अमेरिका। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था बट कवर करना ज़रूरी था। नेक्स्ट सेशन में हम सेंट्रल एशिया के साथ में स्टार्ट करेंगे, फिर वेस्ट एशिया कंप्लीट करते हुए एंड देन वी विल कम to India, South Asia and ASEAN. That's how we will finish paper 2 section B. This is it for this session. Thank you very much. Bye bye. Take care.